हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ओरेकल क्लासेस में। दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एसएससी जेईई का इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक, आपको ये सभी जितने प्रैक्टिस सेट अभी तक हुए हैं उन सभी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला क्वेश्चन है Which of the following transistor is symmetrical in the same that emitter and collector or source and drain terminal can be interchanged? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें अगर हम लोग अमीटर या फिर कलेक्टर या सोर्स और ड्रेन को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। पहला है JFET, दूसरा है MOSFET, तीसरा NPN ट्रांजिस्टर, चौथा PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, जो JFET है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसमें होता क्या है, हम लोग एक सबस्ट्रेट लेते हैं और इसमें किसी दूसरे पदार्थ का, मतलब जिसका ये सबस्ट्रेट है, सपोज दैट अगर हम लोगों ने इसको लिया है N टाइप तो ये आपका P टाइप और ये P टाइप लेना पड़ेगा कि डोपिंग करके तब हम लोग बनाते हैं JFET। ठीक है, तो इसमें ये हम लोग का जो टर्मिनल दोनों हमने डोपिंग की है, एक ड्रेन होता है एक सोर्स हो जाता है। आप इसको ड्रेन, इसको सोर्स बोल दीजिए और इसको ड्रेन बोल दीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें BJT की, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, तो इसमें अमीटर और जो कलेक्टर है, ठीक है, अब सपोज दैट ये NPN ट्रांजिस्टर है, NP और N। ठीक, तो आपने कहा ये अमीटर है, ये बेस है और ये वाला क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। लेकिन कलेक्टर और अमीटर बने N पदार्थ के ही हैं, लेकिन अगर हम बात करें इनके एरिया और डोपिंग की तो वो आपका सेम नहीं है, इसीलिए आप अमीटर और कलेक्टर को आपस में रिप्लेस नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर JFET की बात करें तो वहां सोर्स और ड्रेन को अगर आपस में आप इंटरचेंज कर दे रहे हो तो उससे उसके फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बंधु, तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, दैट्स मीन JFET के ड्रेन सोर्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो कोई इफेक्ट हम लोग का नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ आउटपुट पिंस ऑफ अ 8085 यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो आपका आउटपुट पिन है उनकी संख्या कितनी होती है, 40, 27, 21 की 19। ठीक है, तो देखिए जब भी हम बात करें 8085 माइक्रो प्रोसेसर की तो हमको ये याद होना चाहिए कि इसमें टोटल जो नंबर ऑफ पिन्स है वो कितनी होती हैं, 40, टोटल 40 पिन्स होती हैं। ठीक, यहाँ आउटपुट पिन की बात कर रहा है तो हम लोग को जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट मिलेगा हम लोग को 27 पिन से। जो 27 पिन हैं ये हम लोग का आउटपुट पिन का कार्य करेंगी, जबकि जो अन्य 13 पिनें बच रही हैं, ठीक है, इसमें हम इनपुट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें कई पिनें और शामिल होती हैं। ठीक है, जिस पे आप क्लॉक पल्स देते हो, पावर सप्लाई देते हो, तो रेस्ट जो है 13 पिन वो अलग हैं, जबकि जो आउटपुट आपको मिलेगा वो 27 पिन से ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दूसरे का, B, 27 पिन्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, ए 3 इनपुट और गेट हैज आउटपुट इक्वल टू 0 व्हेन, यानी एक 3 इनपुट का और गेट है, इसका आउटपुट 0 कब होगा। ऑल इनपुट्स आर हाई, जब इसके सभी इनपुट हाई होंगे, कि जब इसके कोई 2 इनपुट हाई होगा, कि जब इसका सभी इनपुट लो होगा, या फिर ऑप्शन नंबर D, जब इसका एक इनपुट हाई हो और बाकी 2 इनपुट लो होंगे। ठीक, चलिए और गेट, तो अगर इसके सिंबल की बात करें तो ये हो जाता है इनपुट A, इनपुट B, यहां मिलता हमको आउटपुट Y। क्लियर, 3 इनपुट के लिए बोला है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपका ये एक टर्मिनल ऐसे बढ़ा लीजिए, ये B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C। आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, A और B और C। ठीक है, इसको प्लस नहीं और बोला जाता है। तो और गेट की अगर ट्रुथ टेबल की बात की जाएगी तो याद रखिएगा, इसमें आपका जब तीनों इनपुट 0 होंगे तभी जो आपका आउटपुट है वो 0 मिलेगा। तीनों इनपुट A,
बी, सी, जब तीनों इनपुट 0 होंगे तभी आपका आउटपुट 0 होगा। अगर आपका कोई दो इनपुट हाई हो स्टेट में है तो आपका आउटपुट कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी यहां पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, जब सभी इनपुट 0 होंगे तभी आपका आउटपुट 0 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीई एम्पलीफायर, यानी निम्नलिखित में से ऐसा क्या है जिसे हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक के रूप में प्रयोग में नहीं लाएंगे। ठीक, चलिए पहला है लार्ज करंट गेन यानी अधिक करंट गेन का होना, दूसरा है आउटपुट फेज शिफ्ट 90 डिग्री यानी जो आउटपुट फेज शिफ्ट है वो 90 डिग्री का है, या फिर सी आउटपुट जो फेज शिफ्ट है वो 180 डिग्री का है, या फिर इससे लार्ज पावर गेन हमको नहीं मिलेगा। क्या चीज नहीं होगा पूछा गया है। तो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, ठीक है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट के बीच अगर बात करें तो आउट ऑफ फेज मतलब 180 डिग्री का कलांतर होता है। तो ये ऑप्शन तो सही है। फिर हमने कल पढ़ा था कि इसका जो पावर गेन है वो भी क्या होता है, हाई, अधिक होता है। ये भी इसकी बात सही है। तो जो एक ऑप्शन दिया गया है कि 90 डिग्री का फेज शिफ्ट, वही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी कंसीडर्ड नहीं होगा सी एम्पलीफायर के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर ए टनल डायोड इज, जो टनल डायोड है वो क्या है। पहला है हाई रेजिस्टिविटी पीएन जंक्शन डायोड, ए स्लो स्विचिंग डिवाइस, एन एम्पलीफाइंग डिवाइस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए वेरी हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। जो टनल डायोड है वो निम्नलिखित में से किसकी तरह है, क्या है। तो जो टनल डायोड है, ठीक, टनल डायोड टनलिंग इफेक्ट पे काम करेगा, टनल डायोड, ये तो टनल डायोड आपका हाईली डोप्ड, ये नॉर्मल पीएन जंक्शन से इसकी जो डोपिंग है वो ज्यादा की जाती है। दैट्स मीन हाई डोप्ड हम करेंगे तब वो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो हम लोग का टनल डायोड कहलाएगा। ठीक, अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए वो भी देख लेते हैं। तो ये पहले ऐसे बढ़ता जाता है, उसके बाद ये क्या है, इतना इफेक्ट इसका निगेटिव में आ जाता है। जहां से करंट आपकी, भाई ये क्या वोल्टेज का एक्सिस है, ये क्या है, करंट का एक्सिस है। जहां से करंट आपकी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र। कि वोल्टेज तो बढ़ा रहे हो लेकिन वोल्टेज बढ़ने पर करंट बढ़ नहीं रही बल्कि क्या हो रही है, घटने लग रही है। ठीक है, तो टनल डायोड क्या है, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक, चल नंबर 6 पर अकॉर्डिंग टू फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज एज, मतलब फ्यूज लॉ के अनुसार जो धारा वहन शक्ति है चालक की वो किस पर निर्भर करती है, डायमीटर पर, कि डायमीटर के स्क्वायर पर, कि डायमीटर की पावर 1.5 पर, कि डायमीटर की पावर 3 पर। ठीक, चलिए तो फ्यूज लॉ से जब आप निकालते हैं करंट में और डाया में रिलेशन, ठीक, डी मीन्स डाया ऑफ, ठीक है, फ्यूज जो आपका है फ्यूज एलिमेंट उसकी डाया है, तो वहां पे निकल के आता है d की पावर 3/2, दैट्स मीन I प्रोपोर्शनल d की पावर 1.5। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, 1.5 पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। ये चीज ध्यान से रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर द एयर रेजिस्टेंस टू द ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक, यूटिलाइजेशन से क्वेश्चन है कि जो वायु का घर्षण है, यहाँ प्रतिरोध का मतलब है कि जो वायु, जो ट्रेन चलती है तो जो वायु सामने से आ रही है, ठीक है, वो किस पर, किसके समानुपाती है, 1/, गति के, या गति के स्क्वायर के, या केवल गति के समानुपाती है, या गति की पावर -2 यानी 1 स्पीड का स्क्वायर, किस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो देखिए इसको लॉजिक से समझें अगर, तो आप देखते हैं जितनी भी हाई स्पीड ट्रेनें हैं, मेट्रोज जो बन रही है, इन सब की डिज़ाइन क्या होती है, कुछ इस प्रकार, जो इनका इंजन है वो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है। ऐसा क्यों है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो स्पीड से जब चल रही है तो वायु से क्या होगा, घर्षण आपका ज़्यादा हो रहा है। तो जो ट्रेन की गति है जब वो घर्षण का विरोध करेगी तो उसकी कुछ गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो जो एयर रेजिस्टेंस है
ठीक है, जो वायु घर्षण है एयर का विरोध कर रहा है वो स्पीड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ठीक, स्पीड के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मतलब जितनी स्पीड बढ़ेगी उसके स्क्वायर के टर्म में आपका जो ट्रेन और एयर के लिए घर्षण है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ इस साइज का बना देते हैं जिससे वो क्या हो, कम से कम हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रैक्शन एट द ट्रैक इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए यहाँ पे ट्रैक से पूछ लिया गया है कि वो किस पे है, प्रोपोर्शनल है, तो 1 स्पीड की स्पीड स्क्वायर की स्पीड पे की स्पीड के इसकी पावर -2 पर। ठीक है, सेम ऑप्शन के साथ, लेकिन क्वेश्चन क्या है, दूसरा है द फ्रैक्शन एट द ट्रैक। तो जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है उसमें, तो देखिए जब ट्रैक के लिए पूछा जाएगा तो ट्रैक के लिए समानुपाती होता है स्पीड के। ठीक है, लेकिन जब एयर फ्रैक्शन की बात की जाएगी तो एयर फ्रैक्शन क्या होता है, स्पीड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है द कोफिशिएंट ऑफ एडिशन रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी जो आसंजन है, एडिशन की हिंदी होती आसंजन है, वो किसकी वजह से कम हो जाएगा, ड्यू ऑन रेलवेज, यानी जो रेल है, पटरी है, उस पर जब ड्यू गिरेगी, ओस गिरेगी उसकी वजह से। तो जी हाँ, दूसरा है ऑयल एंड ग्रीस ऑन रेल, जब पटरी पर तेल या फिर ग्रीस गिर जाएगी उसकी वजह से घट जाएगा। या फिर सी ड्राई सैंड ऑन रेल, जब उस पर ड्राई सैंड गिरेगी तब। या फिर ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी, जो एडिशन कोफिशिएंट है ये आपका तेल, ग्रीस, ठीक है, ओस, इन सब की वजह से क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, जितना सूखा रहेगा उतना एडिशन कोफिशिएंट का मान क्या होगा, ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एयर कंडीशनर इज द सिम्पटेनियस कंट्रोल ऑफ इन अ कन्फाइंड स्पेस, यानी जो एसी है, एयर कंडीशनर है, वो किसी निश्चित स्थान का किस प्रकार से नियंत्रण करती है या किस चीज़ का नियंत्रण करती है, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो बिल्कुल इसलिए ही हम एसी लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को कंट्रोल करती है। जी हाँ। ऑप्शन नंबर सी एयर मूवमेंट, जो वायु का बहाव है, मूवमेंट है, उसको कंट्रोल करती है। तो बिल्कुल आप हवा के मूवमेंट को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है। फिर डी कमरे के अंदर, ठीक है, एक स्पेशल पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, एक रूम की बात हो रही है। ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर डी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्योरिटी एंड द मूवमेंट ऑफ एयर। तो इसी को हम मार्क करेंगे कि जो एसी है ये रूम का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और मूवमेंट ऑफ एयर को कंट्रोल करने के लिए ही यूज में लाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन अ रिपल्सन मोटर द ब्रशेस आर कनेक्टेड। जो रिपल्सन मोटर है उसमें ब्रश किससे जुड़े होते हैं, टू द एक्सटर्नल सप्लाई, बाय सप्लाई से। ऑप्शन नंबर बी टू ईच अदर और शॉर्ट सर्किट, यानी एक दूसरे से जुड़े होंगे या फिर शॉर्ट सर्किट होंगे। ऑप्शन नंबर सी टू द स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर से कनेक्ट होंगे, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। ठीक, तो रिपल्सन मोटर की बात की जा रही है तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि रिपल्सन मोटर का भी स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। रिपल्सन मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होगा बंधु, तो हाई रहने वाला है। और इसका जो रोटर है, ठीक है, ये इस प्रकार से है, इस पे ऐसे ब्रश लगे होते हैं। ठीक, और ये ब्रश आपस में क्या होते हैं, शॉर्ट कर दिए जाते हैं। जो ब्रश है इसको आपस में हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, यानी जो ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट हैं, जो ब्रशेज हैं, ये क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसमें पूछा गया है द वोल्टेज कॉइल ऑफ अ सिंगल फेज हाउस एनर्जी मीटर, यानी जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, घरों में लगता है, उसमें वोल्टेज कॉइल क्या कैसी होनी चाहिए। पहला है हाईली रेजिस्टिव होनी चाहिए, हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए, हाईली कैपेसिटिव होनी चाहिए, या फिर हैज द फेज एंगल इक्वल टू द लोड पावर फैक्टर एंगल, यानी जो उसका फेज एंगल है वो लोड पावर फैक्टर के फेज एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी मीटर में देखिए इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, कि कभी एनर्जी मीटर पूछ लेता है, कभी वाट मीटर पूछ लेता है। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब भी आपसे एनर्जी मीटर की बात करी जाए तो एनर्जी मीटर और वाट मीटर में पीसी के लिए जो डिज़ाइन है वो एकदम अपोजिट है। क्या अपोजिट है देखिएगा, एनर्जी मीटर में जब पीसी की बात करेगा तो एनर्जी मीटर केस में हम ऐसा चाहेंगे कि जो पीसी है
वो हाईली इंडक्टिव हो। जितना ज़्यादा ये इंडक्टिव, इसमें ज़्यादा होगा इंडक्टेंस, उतना ही आपको हाई एक्यूरेसी के साथ इसकी रीडिंग मिलेगी। लेकिन जब आपसे पूछे वाटमीटर की पीसी, तो जस्ट अपोजिट, वाटमीटर की पीसी इस प्रकार डिजाइन करेंगे कि उसमें क्या हो, हाई रेजिस्टेंस हो। मतलब रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो हम लोग के लिए उतना ही बेनिफिशियल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा होता इसलिए है कि फेजर डायग्राम से अगर समझें तो ये वोल्टेज है, ठीक। अगर पीसी में करंट को दिखाएंगे, अब देखिए अगर वाटमीटर हुआ, ठीक है, तो एंगल 0 होना चाहिए, क्योंकि जितना एंगल 0 होगा cos फाई का मान उतना क्या 1, cos फाई का मान 1 एंगल 0 पर। तो इसीलिए रेजिस्टेंस ज्यादा अगर रहेगा तभी तो आपका एंगल 0 होने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टिव अगर सर्किट है तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया वाटमीटर में पीसी हाईली रेजिस्टेंस होना चाहिए, जबकि एनर्जी मीटर में पीसी हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए, ठीक। ये हमेशा अपोजिट होते हैं, याद रखिएगा। जबकि अगर टर्न की बात करें तो वही होंगे, मोर नंबर ऑफ टर्न्स में ज्यादा ही रहेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर, यानी यहाँ पे अगर मार्क करना चाहिए एनर्जी मीटर के लिए तो ऑप्शन नंबर बी इज हाईली इंडक्टिव, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, डाइवर्सिटी फैक्टर हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन, विविधता गुणक जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से किसको प्रभावित करता है? पहला है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जनरेशन, यानी जो आपकी फिक्स कॉस्ट है एक यूनिट को जनरेट करने में उसको प्रभावित करेगा, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट को प्रभावित करेगा, कि दोनों को करेगा, कि किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर विविधता गुणक, डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होती है, ये क्योंकि यही एक फैक्टर इसकी वैल्यू ज़्यादा है। बाकी आपका डिमांड फैक्टर हो गया, ठीक है, लोड फैक्टर हो गया, इन सब की वैल्यू क्या होती है 1 से कम। डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से अधिक होती है, ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिटी फैक्टर है ये आपकी प्लांट की कैपेसिटी को दर्शाता है। पहला पॉइंट तो इसमें याद रखेंगे कि प्लांट की कैपेसिटी को दर्शाएगा। तो जब प्लांट की कैपेसिटी को दर्शा रहा है तो प्लांट को बनाने में एक बार क्या है, फिक्स कॉस्ट लग जाने वाला है, ठीक है। तो जो फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट जनरेशन की, वही आपका डाइवर्सिटी फैक्टर से ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर जो है प्लांट कैपेसिटी को बताएगा और फिक्स कॉस्ट जो एक यूनिट को बनाने की होगी वो आपकी डाइवर्सिटी फैक्टर ही निर्धारित करेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, 13 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर, द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प्स इन, देखिए अभी वही बात आ गई ना, जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो किस चीज में हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो पहले डिस्कस किया गया कि प्लांट की कैपेसिटी को बताने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो 14 में क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, प्लांट कैपेसिटी को बताएगा, ठीक। चलिए अगला है 15 नंबर, इसमें पूछा गया है द वोल्टेज ऑफ अ सोलर सेल इज, जो सोलर सेल है उसका वोल्टेज क्या होगा। तो सोलर सेल का वोल्टेज, पहला ऑप्शन है 0.5 से 1 वोल्ट, दूसरा है 1 से 2 वोल्ट, 2 से 3 वोल्ट, या फिर 4 से 5 वोल्ट। तो जो सोलर सेल की एक सेल है, ठीक है, उसका वोल्टेज 0.5 से 1 वोल्ट के बीच में रहता है, 0.5 से 1 वोल्ट के बीच में रहता है। देखिए आज जो क्वेश्चन लिया गया है उसमें प्रयास किया गया है कि जो वन लाइनर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिक्स वैल्यू के, उसको कराने का प्रयास किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर, इन अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन द वोल्टेज रेगुलेशन इज 0, यानी एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, 0 है। पावर फैक्टर एंगल ऑफ द लोड एंड द रिसीविंग एंड साइड इज इक्वल टू, यानी जो पावर फैक्टर एंगल है रिसीविंग एंड साइड का वो क्या होगा अगर एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0 दी गई है, ठीक। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन डेल वी, सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड अपॉन रिसीविंग एंड, ठीक। तो फार्मूला होता है, अब ये रेगुलेशन अगर 0% है तो बेस्ट है, अगर ये 100% है तो पुअर है, बहुत ही क्या है, खराब है। यानी रेगुलेशन का मान जितना कम रहेगा उतना हम लोग के लिए अच्छा है। यहां पे बात कर रहा है 0 के लिए, ठीक है, डेल वी यानी वोल्टेज रेगुलेशन 0 अगर है, ठीक, तो उसके लिए एक चीज आपको बताई गई थी, पावर फैक्टर लीड होना आवश्यक है, पावर फैक्टर का लीडिंग नेचर में होना आवश्यक है।
अब पूछा जा रहा है यहाँ पे एंगल क्या होगा, ठीक है, tan इनवर्स r बाई एक्स कि tan इनवर्स x अपॉन आर, tan इनवर्स x बाई जेड या फिर tan इनवर्स z बाई एक्स। तो जब जीरो के लिए पूछा जा रहा है तो आपका जो एंगल निकल के आएगा फाई, वो निकल के आता है tan इनवर्स r बाई एक्स, tan इनवर्स r बाई एक्स। जबकि जब मैक्सिमम पूछे, ये तो मिनिमम या जीरो के लिए हो गया, जब आपसे कहे सबसे अधिक रेगुलेशन के लिए कंडीशन क्या है, तो अधिक के लिए इसे क्या करो, पलट दो, दैट्स मीन x अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशंस आती हैं, श्योर है, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कब है, कौन सा अच्छा होता है। पिछली बार SSC में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटेक्टिव डिवाइस अगेंस्ट लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। जो लाइटनिंग ओवर वोल्टेज है इसके लिए आपका कौन सी प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग। पहला है रॉड गैप, जी हाँ रॉड गैप यूज करते हैं। सर्ज एब्जॉर्बर भी यूज में लाया जाता है। ऑर्न गैप भी यूज में लाते हैं, यानी डी ऑल ऑफ दी एबव। तो हम लोग 17 में मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी, जो ऑर्न गैप है, ठीक। याद रखिएगा, जैसे आपका ट्रांसफार्मर की ये बुशिंग है, ठीक है, यहाँ पे रॉड लगी होती है ना, इसी बोलते हैं क्या, ऑर्न गैप। रॉड गैप, ऑर्न गैप एक ही चीजें हैं, बस कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा इसका डिफरेंट है, ठीक। बाकी काम सबका तो एक ही है, लाइटनिंग को क्या करना, ग्राउंडेड कर देना। सर्ज एब्जॉर्बर भी लाइटनिंग को ग्राउंड करने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। तो सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है इन एन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्ट्राइक डीसी आर्क इज अबाउट। यानी एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग अगर है तो उसमें जो डीसी आर्क है, ठीक है, उसको स्ट्राइक करने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। पहला है 50 से 60 वोल्ट, दूसरा है 80 से 90 वोल्ट, या फिर सी 100 से 120 वोल्ट, या फिर डी 220 वोल्ट, ठीक। चलिए तो देखिए, जब डीसी के लिए पूछे, डीसी और एसी दोनों आर्क वेल्डिंग होती हैं, तो दोनों के लिए जो वोल्टेज है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब आप बताइए किसमें ज़्यादा होगा, वोल्टेज का मान किसमें ज़्यादा होगा। भाई मैक्सिमम वैल्यू जिसमें रहेगी वहाँ वोल्टेज क्या लगेगा, कम लगेगा। जहाँ मैक्सिमम वैल्यू नहीं आरएमएस मिल रहा वहाँ वोल्टेज क्या देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 है। जब डीसी के लिए पूछेगा तो डीसी में आर्क को स्ट्राइक करने के लिए आपको 50 से 60 वोल्ट, 70 वोल्ट तक की आवश्यकता होती है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 70 वोल्ट तो मैक्सिमम हो गया, 50 से 60 वोल्ट की आवश्यकता होती है, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जबकि एसी के लिए बात करें तो एसी के लिए वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, 80 से 90 वोल्ट के आसपास, 80 से 90 वोल्ट के आसपास एसी में लगती है, ठीक। डीसी के लिए 50 से 60, एसी के लिए 80 से 90 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 19, तो इसी को मार्क कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यही पूछा गया है, इन एन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, उसमें एसी आर्क के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो बात कर दी गई अभी, एसी में आरएमएस में होता है, इसलिए वोल्टेज क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा, 80 से 90 वोल्ट की रिक्वायरमेंट हमको होगी। जबकि डीसी में कितना, 50 से 60 वोल्ट की रिक्वायरमेंट हम लोग को हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, The circuit having the same properties in either direction is known as dash। पहला है बाइलेटरल सर्किट, कि यूनिलेटरल सर्किट, कि रिवर्सल सर्किट, या फिर रिवर्सिबल सर्किट। यानी एक ऐसी सर्किट जिसमें धारा की दिशा चाहे जो हो, ठीक, लेकिन उसका व्यवहार क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो वो सर्किट कहलाती है द्विदिशीय परिपथ, मतलब बाइलेटरल सर्किट। जैसे अगर उस एलिमेंट की बात करें, आर हो गया, एल हो गया, सी, आर एल सी, ये सब क्या हैं, बाइलेटरल एलिमेंट है। जबकि अगर हम बात करें यूनिलेटरल की, एक दिशीय में क्या आएंगे, डायोड में एससीआर, ये सब क्या हैं, एक दिशीय हैं, क्योंकि इसमें धारा केवल एनोड से कैथोड बहेगी, दूसरी दिशा में धारा आपकी नहीं बहने वाली है। जबकि बाइलेटरल में वो होंगे जिसमें धारा एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड, मतलब दोनों साइड में। अब रेजिस्टेंस है बंधु, रेजिस्टेंस है, आप ऐसे जोड़ दिए हो पोलरिटी, करंट क्या होगी, ऐसे जाएगी, जा रही थी करंट, अभी आपने क्या किया, चेंज कर दिया, क्या करंट नहीं बहेगी,
बहेगी ना, बिल्कुल, इसमें कोई चेंज आया नहीं आया, तो ये क्या कहलाएगा, बाइलेटरल। जबकि यूनिलेटरल में क्या होगा, ये डायोड है, अभी ये किस में है, फॉरवर्ड वाइज में है, तो धारा बहेगी, लेकिन अगर आपने इस टर्मिनल को चेंज कर दिया तो अब पूरे प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई, धारा का मान कितना हो गया, 0 हो गया। क्या सेम प्रॉपर्टी रखा उसने, नहीं, तो ये क्या कहलाएगा आपका यूनिलेटरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इन अ बैलेंस व्हीटस्टोन स्टोन ब्रिज इफ द पोजीशन ऑफ डिटेक्टर एंड सोर्स आर इंटरचेंज, यानी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कि बैलेंस था, अगर हम लोग उसमें डिटेक्टर और सोर्स की पोजीशन को आपस में चेंज कर दे रहे हैं और जो ब्रांचेस हैं वो सब वैसे की वैसे ही हैं, द इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम, तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है या पॉसिबल है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कि ड्यूअलिटी थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम या फिर इक्विवेलेंसी थ्योरम। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम ही स्टेटमेंट कहती है किसकी, रेसिप्रोसिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए, रेसिप्रोसिटी थ्योरम यही कहती है कि अगर सोर्स और लोड को आपस में इंटरचेंज किया जाएगा तो अगर वो सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ऐसा करने पर भी सर्किट पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो सर्किट हम लोग की रेसिप्रोसिटी थ्योरम का पालन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है, टू कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस C एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज V आर ज्वाइंट इन सीरीज, यानी आपके पास दो कैपेसिटर हैं जिनमें प्रत्येक का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो V है और जो कैपेसिटेंस है वो C है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, तो आपको बताना है द कैपेसिटेंस एंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। जब उसको श्रेणी क्रम में आपने जोड़ा तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का मान कितना होगा, 2C एंड 2V, C/2 या V/2, एंड थर्ड है C एंड V या फिर D, C/2 एंड 2V। चलिए समझ लेते हैं सर्किट से। एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस C, एक कैपेसिटर ये, इसका कैपेसिटेंस भी C। ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका V, इसका भी V। ब्रेकडाउन वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज जिस पे आपका कैपेसिटर अच्छे से कार्य करे, खराब नहीं हुआ है, इससे ऊपर दोगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। क्लियर, इसको जोड़ दिए सीरीज में, लो भैया जोड़ दिए। अब तो भाई पहली बात तो कैपेसिटेंस दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, C/2। कैपेसिटर रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, श्रेणी है तो पैरेलल जैसे, पैरेलल है तो श्रेणी जैसे रेजिस्टेंस में, है ना। तो C श्रेणी क्रम में था तो कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2 से। अब वोल्टेज की बात आई, ये अकेला V वोल्ट को सहता, ये अकेला V वोल्ट को सहता। जब हम यहाँ पे दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो अगर हम इस पे 2V लगाएंगे तो भाई वोल्टेज क्या होगा, आधा डिवाइड होगा, इसको V मिलेगा, इसको V मिलेगा, तो क्या ये खराब होगा, नहीं, अभी खराब नहीं होगा। यानी ये कॉम्बिनेशन जब आपने श्रेणी क्रम में लगाया तो इसमें क्या हो गया, वोल्टेज जो ब्रेकडाउन था वो दुगुना हो गया। तो श्रेणी क्रम में C/2 कैपेसिटेंस, वोल्टेज कितना हो गया, 2V। अगर ये पैरेलल में होता, अगर यही सिस्टम पैरेलल में होता तो कैपेसिटेंस कितना होता, कैपेसिटेंस आपका हो जाता 2C और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता, वो उतना ही बना रहता, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ABCD, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, C/2 एंड 2V हो जाएगा इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, न्यूमेरिकल है, चलिए थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसको। ए वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू एन इम्पीडेंस ऑफ Z = 3+J4 होगा, 3+4 लिखा, 3+J4 ओम। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड वोल्ट एम्पियर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमको दिया गया है वोल्टेज का मान कितना, 100 वोल्ट, और बोला जा रहा है ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम लोग एक इम्पीडेंस में जिसकी वैल्यू दी गई है 3+J4 ओम, वो J नहीं उसमें लिखा है J4। ठीक है, आपको बताना है कि पावर कौन कौन सी, तीनों पावर, अपरेंट पावर यानी V × I, ठीक है, एक्टिव पावर VI cos ∅, ठीक, और रिएक्टिव पावर VI
साइन फाई। यहाँ तक सबका क्लियर है? ठीक, चलिए देख लेते हैं। v इंटू आई, हमको i निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो i कैसे निकालेंगे? i बराबर होता है बंधु v बाई जेड। इन केस ऑफ AC v बाई जेड। v की वैल्यू कितनी है? 100। z की वैल्यू, अब ये किस में लिखा हुआ है? ये आपका भाई किस फॉर्म में है? सिमेट्रिकल फॉर्म में है ना, सममित रूप में है ये। इसको हम चेंज कर लेंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और फिर ये 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी 100 अपॉन भाई ये r प्लस ये क्या लिखा हुआ है? jx। उससे हमने z की वैल्यू निकाल ली। z बराबर क्या होता है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वही कर दिए, यानी 25 और कितना आ जाएगा? 5। करंट कितनी आ गई? 20 एम्पियर। करंट कितनी आ गई? 20 एम्पियर। चलिए निकाल लेते हैं। PA बराबर V इंटू आई। V का मान 100, ठीक है, I का मान 20, कितना हो गया? 2000। मात्रक क्या होता है? वोल्ट एम्पियर। ठीक, तो ऑप्शन में देखिए A भी है और C भी है। ऑप्शन में A भी है और C भी है। ठीक, चलो सब निकालना पड़ेगा। एक्टिव पावर P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अच्छा, अब एंगल कहाँ से निकालें? कॉस फाई में एंगल कहाँ से निकालें? तो एंगल निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये जो जेड है, इसको अगर हम इसके फॉर्म में लिखें, क्या लिख सकते हैं? r प्लस जे एक्स। ठीक है, तो r की जगह पे कितना लिखा है बंधु? 3, और x की जगह पे कितना लिखा हुआ है? 4। यही तो हुआ। चलो देख लेते हैं तो इससे क्या बेनिफिट हुआ। v की वैल्यू पाँच काट दीजिए, 5 चौक 20, 400 4 3 1200। ठीक है, और मात्रा कितना हो जाएगा इसका? वाट, 1200 वाट। ठीक, चलो तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। रिएक्टिव पावर भी वी आई और क्या? साइन फाई से। वी आई की वैल्यू कितना रखेंगे? 2000। साइन फाई एक्स बाई जेड। साइन फाई कितना होता है? एक्स बाई जेड। 2000 गुणे एक्स की वैल्यू कितनी है बंधु? 4। जेड की वैल्यू कितनी है? 5। सॉल्व कर लीजिए, 5 चौक 20, 4 चौक 1600, और यूनिट क्या हो जाएगी? VAR, वोल्ट एम्पियर, आर मतलब रिएक्टिव पावर। तो ये हम लोग का सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 23 का, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा 1200 वाट। ठीक है, 1600 VAR और 2000 VA, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको ये ट्रिक पता है तो, क्योंकि फाई में काफ़ी परेशानी हो जाती है निकालने में। तो फाई निकालना ही नहीं है, कॉस फाई बराबर आर बाई जेड रख के, साइन फाई बराबर एक्स बाई जेड रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24। A series RLC circuit is suddenly connected to a DC voltage source of V volt. The current in the series circuit just after the switch is closed. यानी एक सर्किट है, L लगा है जिसमें और C लगा है, इसको सडनली हम जोड़ दे रहे हैं वोल्टेज सोर्स से, जो कि कैसा है? DC। ये L है, ये C है। ठीक है, अब पूछा गया है इसमें धारा का मान बताइए, वो भी किस टाइम बताना है? जब आपका धारा का मान बताइए, वो भी कब? जैसे इस स्विच को आपने क्लोज किया है, मतलब इनिशियल टाइम। स्विच को क्लोज करने का मतलब क्या? इनिशियल टाइम सर्किट जस्ट ऑन ही हुई है। ठीक है, तो देखिए इनिशियल टाइम दैट्स मीन इनिशियल टाइम दैट्स मीन t इज इक्वल टू 0 प्लस। t इज इक्वल टू 0 प्लस। अब t इज इक्वल टू 0 प्लस पे जब बात हो रही है तो आप याद रखिएगा कि जो इंडक्टर है ये बिहेव करता है ओपन सर्किट के जैसे।
t बराबर 0 पर इंडक्टर बिहेव करता है ओपन सर्किट के जैसे। पिछले हम लोगों ने टेस्ट पेपर में भी देखा था, ठीक है, शॉर्ट ओपन वाली कहानी, इसके किससे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक से। तो अगर इंडक्टर सर्किट ओपन की तरह काम करेगी तो क्या कोई धारा बहेगी? सी भले से शॉर्ट हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या है, ओपन हो जा रहा है, तो इन दैट केस जो करंट आपकी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर, ए टैप चेंजर इज यूज्ड ऑन अ ट्रांसफार्मर फॉर एडजस्टिंग द वोल्टेज, यानी जो एक टैप चेंजर है वो ट्रांसफार्मर में किस वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है, प्राइमरी की सेकेंडरी की, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की, नन ऑफ द अबव। ठीक, देखो कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि टैप चेंजर कहाँ लगाया जाए, तो टैप चेंजर लगाए चाहे जिधर, प्राइमरी में लगाइए आप, सेकेंडरी में लगाइए। ठीक, टैप चेंजर समझ रहे हैं ना। एक मिनट, इसको ऐसा बनाते हैं, ये ट्रांसफार्मर था, हमने यहाँ पे टैपिंग कर दी, ये हम लोग का हो गया टैप चेंजर। ये भी केस समझ लेते हैं और यहाँ पर भी समझ लेते हैं। इधर क्या है, प्राइमरी में लगाया गया, इधर क्या है, सेकेंडरी में लगाया गया, दो अलग अलग केसेस हैं। ठीक, अब प्राइमरी में आपने सपोज दैट भेजा 100 वोल्ट। ठीक, जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होता तो मान ले रहे हैं थोड़ा सा इसमें मिल रहा था कितना, 120 वोल्ट, पूरा 120 वोल्ट मिल रहा था। लेकिन जब टैप चेंजर आपने लगाया, यहाँ से टैपिंग कर दी, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो क्या 120 वोल्ट मिलेगा, नहीं, बल्कि कुछ कम हो जाएगा, 80 वोल्ट या कुछ भी हो सकता है। ठीक, अच्छा इधर देख लेते हैं, तो वोल्टेज कहाँ का चेंज हुआ, यहाँ पे 80 वोल्ट क्या है, सेकेंडरी का वोल्टेज चेंज हो गया, एडजस्ट हो गया। इधर देखते हैं, अब देखिए अगर हम पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं पूरा का पूरा 100 वोल्ट, यहाँ पे लगाया कितना हम लोगों ने, 100 वोल्ट। ठीक, अब सपोज दैट यहाँ पे हम लोग को स्टेप अप कर देते हैं, इसमें यहाँ मिल रहा था हमको 180 वोल्ट। ठीक, यहाँ तक। अब हमने यहाँ पे प्राइमरी में लगा दिया टैप चेंजर, तो क्या इसको 100 वोल्ट मिलेगा, नहीं, इसको कितना मिलेगा, 80 वोल्ट, 80 वोल्ट मिलेगा। तो ये बताइए कि ट्रांसफार्मर में जो एक टर्न का वोल्टेज है वो दोनों साइड बराबर होता है, पर टर्न का जो वोल्टेज है वो दोनों साइड, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी में, दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, E/N का रेशियो दोनों साइड बराबर होता है। तो अगर 80 वोल्ट दे रहे हो तो क्या थोड़ी 180 बनाएगा, नहीं, यहाँ जब इनपुट कम आ रहा है तो वो भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी 180 वोल्ट ना होकर बल्कि 160 वोल्ट या कुछ भी हो जाएगा। तो आपने टैप चेंजर एक बार सेकेंडरी में लगाया, एक बार प्राइमरी में लगाया, लेकिन दोनों ही केस में जो वोल्टेज चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ 80 वोल्ट हो गया, यहाँ 160 वोल्ट हो गया, तो किस साइड का वोल्टेज आपने एडजस्ट किया, सेकेंडरी साइड का ही वोल्टेज हम लोगों ने एडजस्ट किया। ठीक है, तो टैप चेंजर जब भी लगेगा सर्किट में, जो वोल्टेज आपका चेंज होगा, एडजस्ट होगा, वो किधर का होगा, सेकेंडरी साइड का ही होगा। यानी यहाँ का भी ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट वन। ठीक है, चलिए ये हम लोग का 25 क्वेश्चन देखते देखते कंप्लीट हो गया। जल्दी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस सभी को सॉल्व करिए। जिस भी क्वेश्चन में फिर से डाउट हो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।